जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंक क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए छंद। आज हमको पढ़ाएंगे छंद। छंद का अर्थ क्या होता है और छंद के प्रवर्तक या प्रतिपादक कौन थे। ये छंद का अर्थ होता है ढकना या अच्छादान। ये छंद का अर्थ होता है और छंद के प्रवर्तक यानी छंद को किसने दिया था, इसके प्रतिपादक कौन थे। तो इसके प्रतिपादक आचार्य पिंगल थे। कौन थे? आचार्य पिंगल। तो बात करते हैं छंद की। छंद की तो छंद का शाब्दिक अर्थ, छंद का शाब्दिक अर्थ, छंद का शाब्दिक अर्थ होता है ढकना या अच्छादान। ढकना या अच्छादान। ढकना या अच्छादान। अच्छादान, ढकना या अच्छादान। इसकी परिभाषा क्या होती है देखते हैं। परिभाषा परिभाषा जहां किसी पंक्ति या रचना, जहां किसी पंक्ति रचना या वाक्य में पंक्ति रचना या पंक्ति या किसी या जहाँ किसी पंक्ति रचना या वाक्य में यति गति गति तुक विराम, यति गति तुक विराम के द्वारा ज्ञाता अर्थात के द्वारा ज्ञाता अर्थात गायन, अर्थात गायन, ज्ञाता अर्थात गायन उत्पन्न किया जाए तो, उत्पन्न किया जाए तो, उत्पन्न किया जाए तो उसे छंद कहते हैं। तो उसे छंद कहते हैं। तो उसे छंद कहते हैं। जैसे कि दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा इसका, यति गति तुक विराम, यति गति तुक विराम, यति गति तुक विराम के विधान को छंद कहते हैं। के विधान को छंद कहते हैं। विधान मतलब कि नियम, के विधान को छंद कहते हैं। दूसरा इसमें अगला पॉइंट आता है हमारा, छंद के प्रणेता क्या तो प्रवर्तक, प्रतिपादक या जनक। तो छंद के प्रणेता या प्रतिपादक कौन थे? तो आचार्य पिंगल, आचार्य पिंगल थे। आचार्य पिंगल थे। आचार्य पिंगल थे कौन? आचार्य पिंगल पाणिनि के छोटे भाई। आचार्य पिंगल पाणिनि के छोटे भाई, छोटे भाई या तो कहें तो पाणिनि के अनुज, पाणिनि के अनुज। और अनुज का अर्थ क्या होता है? जो पीछे चलने वाला। अनुज का अर्थ होता है पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला। जैसा कि छंद का शाब्दिक अर्थ होता है ढकना या अच्छादान। ढकना या अच्छादान। तो डेफिनेशन में जैसे जहाँ किसी पंक्ति वाक्य या रचना में यति गति तुक विराम
के द्वारा गेता अर्थात गायन उत्पन्न हो, वह हमारा छंद होता है। यति, यति मीन्स होता क्या, यति यति गति मीन्स होता है यति मीन्स होता है ठहराव, यति मीन्स होता है ठहराव। यति गति तुक विराम के द्वारा ज्ञाता अर्थात गायन उत्पन्न हुआ हमारा छंद होता है। जैसे शॉर्ट फॉर्म में कहें तो यति गति तुक विराम के विधान को, मतलब कि नियम को, यति गति तुक विराम के नियम को छंद कहते हैं। छंद के प्रणेता प्रतिपादक या प्रतिवर्तक तो हमारे आचार्य पिंगल थे, जो कि पाणिनि के छोटे भाई थे। पाणिनि के छोटे भाई क्या है, तो पाणिनि के अनुज थे आचार्य पिंगल। इतना नोट डाउन करें। अगला था हमारा छंद से संबंधित ग्रंथ। अगला पॉइंट आता है छंद से संबंधित ग्रंथ। छंद से संबंधित ग्रंथ तो कौन कौन से ग्रंथ थे जो छंद से संबंधित थे? एक तो छंद शास्त्र, दूसरा था छंद सूत्र। पहला आता है हमारा छंद शास्त्र, दूसरा था छंद सूत्र। छंद सूत्र ये दोनों ही हमारे आचार्य पिंगल ने दिए थे। आचार्य पिंगल, आचार्य पिंगल। तो गण सूत्र क्या होता है? जो गण सूत्र होता है वो क्या होता है? गण सूत्र, तो गण सूत्र याद करें, या माता, या माता राजभान, या माता राजभान सलग, ये हमारा गण सूत्र होता है। ये हमारे एग्जाम में पूछता है कि छंद का गण सूत्र क्या होता है, तो या माता राजभान सलग। तो या का होता है यगड़, या का अर्थ होता है यगड़। म का मगड़, ता का होता है तगड़, रा का रगड़, जा का जगड़, भा का होता है भगड़, भा का होता है हमारा भगड़। ये हो गया सलग, सलग मीन्स लघु, लघु या फिर गुरु। सा का ला का होता है लघु और गा का गुरु। इसका हो गया सगड़। तो सा का ला का अर्थ होता लघु और गा का अर्थ होता गुरु। तो यह माता राजभान सलग, तो याद रहेगा या से यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, वो तो जा से जगड़ हो गया, वहां से बगड़, नगड़, सलग और सगड़, और ला का लघु और गा का हो गया हमारा गुरु। यह सूत्र, तो बोले जैसे यह सूत्र छंद से संबंधित है, छंद से संबंधित है। यह सूत्र छंद से संबंधित है। अब अगला आता है गढ़। गढ़ क्या होता है? गढ़, गढ़ क्या होता है? गढ़ किसे कहते हैं?
तीन वर्णों का समूह, बोले तो तीन वर्णों का समूह, तीन वर्णों का समूह गण कहलाता है, गण कहलाता है। तीन वर्णों का समूह गण कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखें, उदाहरण जैसे हो गया हमारा नमक, समय, नमक हो गया, समय हो गया, कमल, नयन आदि। तीन वर्णों का समूह गण कहलाता है। तीन वर्ण हो गए ना हमारे, नमक में, समय, कमल, नयन आदि में। जैसे गण की संख्या, गण की संख्या कितनी होती है? अगला पॉइंट था हमारा गण की संख्या। तो बताएं, गण की संख्या 8 होती है। गण की संख्या हमारी 8 होती है। गण की, और देखते हैं छंद के भेद। अगला पॉइंट आता है हमारा छंद के भेद। छंद के भेद कितने होते हैं? तो छंद के भेद 2 होते हैं। छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मांत्रिक छंद, मांत्रिक छंद, और दूसरा था हमारा वार्षिक छंद, वार्षिक छंद, वार्षिक छंद। तो हो गया हमारा गण सूत्र, जो छंद से, अगर क्वेश्चन छंद से संबंधित सूत्र क्या होता है, तो यह माता राजबान सलग्य हमारा छंद से संबंधित सूत्र होता है। छंद से संबंधित ग्रंथ 2 होते हैं, छंद शास्त्र और छंद सूत्र। ये गण सूत्र हो गया हमारा। गण, गण किसे कहते हैं? तो तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। मतलब कि तीन वर्ण से जो भी बना शब्द होगा वो हमारा गण कहलाएगा। इसी तरह गण की संख्या 8 होती है। छंद के भेद 2 होते हैं, मांत्रिक छंद और वार्षिक छंद। इतना नोट डाउन करें। जैसे कि छंद के भेद 2 होते हैं, लेकिन छंद के कुल भेद 3 होते हैं। छंद के कुल भेद 3 होते हैं। अभी बताया छंद के भेद, तो छंद के भेद तो 2 होते हैं। अगर जब पूछेगा छंद के कुल भेद, तो छंद के कुल भेद 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं? पहला तुम्हारा मांत्रिक छंद हो गया, मात्रिक छंद, दूसरा था वार्णिक छंद, और तीसरे नंबर पे आता हमारा स्वछंद। स्वछंद, जैसे कि इसे हम रबड़ छंद भी कहते हैं, इसे हम रबड़ छंद भी कहते हैं, इसे हम रबड़ छंद भी कहते हैं। पहला था हमारा मात्रिक छंद। क्या होता है मात्रिक छंद? मात्रिक छंद, जिस छंद की पहचान लघु, जिस छंद की पहचान लघु गुरु मात्रा के अनुसार हो, तो वहां हमारा मात्रिक छंद कहलाता है। देखते जिस छंद की पहचान, जिस छंद की पहचान लघु, जिस छंद की पहचान लघु गुरु, लघु गुरु मात्रा के अनुसार हो,
लघु गुरु मात्रा के अनुसार हो, मात्रा के अनुसार की जाती है या फिर हो, मात्रा के अनुसार की जाती है वहां हमारा उसे मात्रिक छंद कहते हैं, उसे मात्रिक छंद कहते हैं, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के भेद, मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं? अगला पॉइंट आता है मात्रिक छंद के भेद। तो मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से देखते हैं? पहला आता है सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद। दूसरा था हमारा विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। और तीसरे नंबर पे आता हमारा अर्ध सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद। तो ये हो गया, जब छंद के भेद पूछेगा तो हम छंद के भेद 2 बताएंगे, और जब छंद के कुल भेद तो छंद के कुल भेद 3 होते हैं। पहला मात्रिक छंद है, दूसरा वाणिक छंद, तीसरा स्वछंद यानी रबर छंद, जिसे केचुआ छंद भी कहा जाता है। तीसरे वाले को केचुआ या रबर छंद भी कहा जाता है। तो पहला था मात्रिक छंद, जिस छंद की पहचान, मतलब जिस भी छंद की कोई पंक्ति या कुछ लिखा है उस छंद की पहचान लघु या गुरु मात्रा से के अनुसार की जाती है तो उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कि मात्रिक छंद बताया तो मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है सममात्रिक छंद, दूसरा आता है हमारा विषम मात्रिक छंद, और तीसरा आता है अर्ध सम मात्रिक छंद। तो इतना नोट डाउन करें, इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं आपको। अगला था हमारा सम मात्रिक छंद। क्या होता है सम मात्रिक छंद? पहला था हमारा सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद। तो सम मात्रिक छंद क्या होता है देखते हैं। जहां चारों चरणों में, जहां चारों चरणों में, जहां चारों चरणों में समान मात्रा हो, समान मात्रा हो, जहां चारों चरणों में समान मात्रा हो वहां, जहां चारों चरणों में समान मात्रा हो वहां सम मात्रिक छंद कहलाता है। वह सम मात्रिक छंद कहलाता है, वह सम मात्रिक छंद कहलाता है। जहां चारों चरणों में मात्रा समान हो वहां हमारा सम मात्रिक छंद कहलाता है। जैसे चौपाई, चौपाई हो गया, रोला, उल्लाला,
रोला उलाला गीतिका हरी गीतिका गीतिका हो गया हरी गीतिका। ये हमारे समाधि छंद के अंतर्गत आते हैं। जिन जहाँ चारों चरणों में मात्रा समान होती है वहां हमारा समाधि छंद होता है। जैसे चौपाई रोला उलाला गीतिका और हरी गीतिका। दूसरा था नाम है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद विषम मात्रिक छंद तो जहां चारों चरणों में जहां चारों चरणों में अलग अलग अर्थात भिन्न भिन्न मात्राएं हों। जहां चारों चरणों में अलग अलग अर्थात जहां चारों चरणों में अलग अलग अर्थात भिन्न भिन्न मात्रा हों अर्थात भिन्न भिन्न मात्रा हो। जहाँ चारों चरणों में अलग अलग अर्थात भिन्न भिन्न मात्रा वहां हमारा भिन्न भिन्न मात्रा हो वहां विषम मात्रिक छंद होता है। वहां विषम मात्रिक छंद होता है। हमारा विषम मात्रिक छंद होता है जैसे कुंडलियां छप्पे छंद कुंडलियां छप्पे छंद। अगला आता है अर्ध सम मात्रिक छंद। अर्ध सम मात्रिक छंद अर्ध सम मात्रिक छंद तो अर्ध सम मात्रिक छंद जिस छंद के चारों चरणों में जिस छंद के चारों चरणों में जिस छंद के चारों चरणों में किन्हीं दो में जिस छंद के चारों चरणों में किन्हीं दो चरणों में समान मात्रा हो उसे हम अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं जैसे एग्जाम्पल में आता है सोरठा बरवय या फिर दोहा। सोरठा बरवय या दोहा। तो मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं बताया था सममात्रिक विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक छंद। तो पहला आता है हमारा सममात्रिक छंद जहाँ चारों चरणों में मात्राएं समान हो वहाँ हमारा सममात्रिक छंद कहलाता है। जैसे चौपाई रोला उलाला गीतिका और हरी गीतिका इन चारों में मात्राएं समान होती हैं। चारों चरणों में मात्राएं समान होती हैं। दूसरा आता है विषम मात्रिक छंद तो जहाँ चरणों को अलग अलग ये अर्थात भिन्न भिन्न जहाँ चरणों में अलग अलग अर्थात भिन्न भिन्न मात्रा हो वह हमारा विषम मात्रिक छंद कहलाता है। जैसे कुंडलियां छप्पा छंद इनमें भिन्न भिन्न अलग अलग मात्राएं होती हैं। लास्ट में तीसरा आता है अर्ध सम मात्रिक छंद तो जिस छंद के चारों चरणों में से किन्हीं 2 चरणों में समान मात्रा हो उसे हम अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे सोरठा बरवय और दोहा इन दोनों के किन्हीं 4 में से 2 चरणों की मात्राएं सेम होती हैं इसलिए इन्हें हम अर्ध सम मात्रिक छंद के अंतर्गत रखते हैं। इतना नोट डाउन करें।
जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, कारज धीरे होत हैं, कारज धीरे होत हैं, कारज धीरे होत हैं, काहे होत अधीर, काहे होत अधीर, कारज धीरे होत हैं, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर को, समय पाए, समय पाए, समय पाए तरुवर फरे, केतक सींचो नीर, फरे केतक सींचो नीर, केतक सींचो नीर। तो इसमें देखते हैं कहाँ रति का प्रयोग हुआ है, कहाँ यति का प्रयोग हुआ हमारा। तो कारज धीरे होत हैं, कारज धीरे होत हैं, जो होत है ये हमारा रति है, रति है, कारज धीरे होत है कौन, ये हमारा यति कहलाता है, यति, जहां मतलब ठहराव लिया जाए तो वो हमारा यति होता है। और इसमें तुक, धीर और नीर, तो ये हमारे हो गए तुक, ये हो गया हमारे तुक। जिसे 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 छंद गा सकते हैं, छंद को गा सकते हैं। छंद गा सकते हैं। जैसे अगला आता है हमारा, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, तो इसे हम गा नहीं सकते हैं, इसे हम गा नहीं सकते हैं। इसे हम गा नहीं सकते हैं। जैसे कारज धीरे होते हैं, काहे होता अरीर, समय समय पाए तरुवर फरे, केतक सींचो नीर। तो इस पर स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, बोली तो रहे ना, गा तो नहीं सकते ना इसे हम, वह स्कूल जाता है तो क्या बोल सकते हैं, गा नहीं सकते हैं। अगला आता है इसे गद्य, देखते हैं गद्य क्या होते हैं। गद्य, गद्य, गद्य में पहला पॉइंट आता है हमारा छंद से रहित रचना, छंद से रहित रचना, छंद से रहित रचना। दूसरा छंदों, छंदों से मुक्त करना, दूसरा आता हमारा छंदों से मुक्त करना, छंदों से मुक्त करना। तीसरा नंबर पे आता है जिसको गाया ना जा सके, जिसको गाया ना जा सके। जिसको गाया ना जा सके वो हमारा गद्य के अंतर्गत आता है। गद्य छंद से रहित रचना, छंदों से मुक्त करना, और छंद जिसे जिसे गाया ना जा सके, ये हमारे गद्य के अंतर्गत आता है। दूसरा अगला आता है पद्य। कितने नोट को पद्य बताएं। अगला था हमारा पद्य। पद्य, पद्य क्या होता है, मतलब गीत या कविता। पद्य का अर्थ होता है गीत या कविता। तो पहला पॉइंट आता है, पहला पॉइंट इसमें हमारा आता है छंदोबद्ध रचना, छंदों से, छंदों सहित रचना, छंदोबद्ध रचना, छंदोबद्ध रचना। दूसरा आता है हमारा छंदों से मुक्त करना, छंदों से मुक्त करना, छंदों से मुक्त करना। तीसरे नंबर पे आता है हमारा छंद, छंदों सहित करना, छंदों
सहित रचना, छंदों सहित रचना, छंदों सहित रचना। चौथे नंबर पे आता है जिसको गाया जा सके, जिसको गाया जा सके, जिसको गाया जा सके। जैसे पहला पॉइंट आता है हमारा यति। यति, यति का अर्थ क्या होता है? अल्प विराम या फिर ठहराव। अल्प विराम या फिर ठहराव, अल्प विराम या फिर ठहराव। दूसरा आता है गति। गति का अर्थ होता है वर्णों का और मात्राओं का उतार चढ़ाव, वर्णों और मात्राओं का, वर्णों और मात्राओं का उतार चढ़ाव। वर्णों और मात्राओं का उतार चढ़ाव। तीसरे नंबर पर तुक। तुक किसे कहते हैं? तुक, तुक तो समान मात्रा व समान वर्ण का समुच्चय, समान वर्ण, समान मात्रा व समान वर्ण का, समान मात्रा व समान वर्ण का और समान वर्ण का समुच्चय। समान मात्रा व समान वर्ण का समुच्चय। अगला आता है विराम। चौथा नंबर पर आता है विराम। विराम तो विश्राम या आराम। विराम का अर्थ होता है विश्राम या आराम। विश्राम या आराम। दूसरा था मात्रा। पांचवें नंबर पे आता है मात्रा। उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाला समय। हाँ, तो बात करते हैं पद्य की। पद्य का अर्थ होता है गीत या कविता जिसे हम गा सकते हैं। गद्य में हम गा नहीं सकते हैं, पद्य में हम किसी भी पंक्ति को हम गा सकते हैं, लेकिन गद्य में हम गा नहीं सकते हैं। पहला था छंद बाधित रचना, दूसरा छंदों से मुक्त करना, छंदों सहित रचना या फिर जिसको गाया जा सके। पद्य जिसको गाया जा सके, गद्य जिसको गाया नहीं जा सकता है। यति, यति का अर्थ अल्प विराम या ठहराव। हमने पहले बताया यति का अर्थ ठहराव। जैसे कारस धीरे होत हैं, होत हैं के बाद कॉमा लगा, ये हमारा यति हो गया। कारस धीरे होत हैं, ये हमारा यति हो गया। गति वर्णों और मात्राओं का उतार चढ़ाव। तो समान मात्रा समान वर्ण, जैसे कारस धीरे होत हैं, काय होत, अधीर अधीर। दूसरा होता है समय, समय पाए तरवर फरे केतक सींचो नीर। तो ये हमारा समान वर्ण, ये समान मात्रा हमारी तुक कहलाती हैं। तो उसमें अधीर आया था, इसमें नीर आया, तो ये हमारा तुक हो गया। इसी तरह विराम, विश्राम या आराम। विश्राम या आराम। मात्रा उच्चारण में लगने वाला समय, ये हमारा मात्रा होता है। थैंक यू। आज आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको कल पढ़ाएंगे।